हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आपकी DSSB की जो नर्सरी टीचर की भर्ती है आपकी रिलीज करी गई है अभी 2 दिन पहले ही। उसके ऊपर मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करी थी। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं यहाँ पर जो चल रहे हैं कि क्या नॉर्मल PRT वाले इसको भर सकते हैं, क्या BEd वाले इसको भर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिए, आपको सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। सो आप एंड तक जरूर देखिए और पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करिए सभी के साथ, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो इस भर्ती के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न क्या आता है, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे आपको पढ़ना है, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एवरीथिंग, सीटेट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, हर चीज को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए आपकी DSSB की नर्सरी की भर्ती यहाँ पर रिलीज करी गई है, और ये वो टीचर होते हैं जो बेसिकली 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कितने टीचर्स की वैकेंसीज रिलीज करी गई है। तो पहले भी ये वैकेंसीज आई थी, अभी तो 2023 में भी एग्जाम हुआ था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 वैकेंसीज आई थी, और उससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वो 2021 में हुआ था। ठीक है, तो अभी वैकेंसी आपकी बहुत ही अच्छी खासी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1455 वैकेंसी है, और MCD, DOE और NDMC के अंतर्गत आपकी ये 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज जो है रिलीज करी गई है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है 1261 जो कि MCD में है, और DOE के अंदर 120 है, और NDMC के अंदर 74 है। इन तीनों को मिलाकर के अगर काउंट करें तो 1455 वैकेंसीज आपकी नर्सरी टीचर की यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पर आपका कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो है, इतने ज्यादा फॉर्म तो नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे जो कोर्स होते हैं जिसमें जो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं एनटीटी में, वो सबके पास नहीं होते हैं, जो हम बात करेंगे अभी। तो फिर भी आपका कंपटीशन होगा, कम से कम एक पोस्ट पे 6 से 7 कैंडिडेट का कंपटीशन आप मान के चल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कट ऑफ वगैरह सारी चीजों की बात करेंगे। देखिए, जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली में ही रहेगी, आपको पेपर भी दिल्ली में देना है। आउट ऑफ दिल्ली कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपकी, लेकिन आपका पेपर भी दिल्ली में ही होगा, और आपका जो जॉब की लोकेशन है वो भी आपकी दिल्ली में ही रहने वाली है। सीटेट की रिक्वायरमेंट इस पोस्ट के लिए नहीं है, आपको किसी भी सीटेट की जरूरत नहीं है। सीटेट की रिक्वायरमेंट होती है PRT पोस्ट के लिए, जो कि 1ली से 5वीं तक की कक्षा के लिए होता है, और जो लेवल 2 होता है वो 6 to 8th क्लास तक के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो 1ली से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाने का काम नर्सरी टीचर्स के द्वारा करा जाता है, इसलिए यहाँ पर सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज की बात करें तो आप में से बहुत सारा कंफ्यूजन है आपके अंदर। तो यहाँ पर 30 साल, अगर आपकी उम्र 30 साल है या फिर 30 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो फिर आप इस फॉर्म को यहाँ पर नहीं भर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा कि अगर आपकी उम्र 30 या 30 साल से कम है तो ही आप एलिजिबल यहाँ पर होते हैं। इंटरव्यू, यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसके बेस पर आपकी मेरिट बनाई जाती है, और वहां से कैंडिडेट्स को फर्दर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है उसके लिए बुलाया जाता है। तो कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। अप्लाई डेट है 9 जनवरी से 7 फरवरी 2024 के बीच में आपके ये फॉर्म फिलअप करे जाने हैं। तो इससे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह को सब अच्छे से चेक कर लो, फिर उसके बाद आप अपने फॉर्म की तरफ प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ को बाद में देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पर भर सकता है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। देखिए, एलिजिबिलिटी को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, यानी कि योग्यता, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। पहली जो चीज यहाँ पर लिखी गई है वो ये है कि आपके सीनियर सेकेंडरी में या फिर इंटरमीडिएट में या फिर जो भी इक्विवेलेंट है उसमें आपके कम से कम 45% नंबर बनते होने चाहिए हैं, और ये तो मुझे लगता है सबके होंगे ही। तो ये वाली कंडीशन तो हर जो कैंडिडेट है वो फुलफिल कर जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर मैं स्टार लगाऊंगी इधर, कि यहाँ पर जो चीज कही गई है वो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, और इसको जिसने समझ लिया उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके पास डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो इन नर्सरी टीचर, ठीक है, नर्सरी टीचर में आपने कोई भी डिप्लोमा और कोई भी अगर सर्टिफिकेट लिया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये जो यहाँ पर लिखा गया है ना, ये बहुत जरूरी है। आपने ऐसे, अभी आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग हैं कि हम ये कोर्स कराते हैं, हम ये कोर्स करा देंगे। अभी जैसे वैकेंसी आई ना, अभी और भी लोग आएंगे निकल के कि हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, लेकिन ये जो आपका सर्टिफिकेट होता है ये आपका नॉट लेस देन 2 ईयर लिखा गया यहाँ पर, ठीक है, नॉट लेस देन 2 ईयर, यानी कि 2 साल से कम का अगर कोई भी आपका नर्सरी टीचर के अंदर डिप्लोमा
डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो एलिजिबल नहीं है। कम से कम आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो 2 साल का यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 साल का नर्सरी टीचर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो, और वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, कि कहीं भी मतलब इधर उधर से कहीं भी नहीं, बल्कि एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो, इतना समझे। यानी कि ये आपकी कोई भी पीआरटी की वैकेंसी नहीं है, ना ही किसी बीएड वाले की है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन बीएड अगर आपने नर्सरी में करी है तो आप एलिजिबल है। अब आप कहेंगे कि बीएड नर्सरी में भी होता है, बिल्कुल होता है, बीएड बहुत सारी चीज़ों में होती है। तो अगर किसी ने इंडिविजुअल ने बीएड नर्सरी में कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज अगर आपने पीआरटी जैसे अगर कोई भी डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, अगर वो नर्सरी में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बीएड अगर आपने किसी अदर सब्जेक्ट से कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर फॉर्म आपके इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है वो इन्होंने ऐसी रखी है, जो कि रिक्वायर्ड यही है, क्योंकि नर्सरी को पढ़ाना है तो आपके पास नर्सरी का डिप्लोमा होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मेजरली जो आएंगे ना, जिन्होंने ईसीसी वाला कोर्स कर रखा है ना, वो यहाँ पर मेजरली आ जाएगी कैंडिडेट। जिन्होंने भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है ना, तो वो यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। नॉर्मल बीएड वाले और जो ये नॉर्मल जो जेबीटी वाले हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट जेबीटी वगैरह अगर आपने नर्सरी में कर रखा है तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें अच्छे से ध्यान में रखनी है कि नॉर्मल अगर आपने बीएड कर रखी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और ये तो बेसिक सी चीज है कि हिंदी आपके सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए, तो ये बेसिक सी चीज है। तो आपको उम्मीद करती हूँ यहाँ से एलिजिबिलिटी समझ आई होगी। अब जब एलिजिबिलिटी समझ आ गई है तो आपको पता आपको इस फॉर्म को भरना है कि नहीं भरना है। अब आपको यहाँ पर अपना एग्जाम पैटर्न भी अच्छे से समझना है, और ये जो एग्जाम पैटर्न है ये आपका सेम टीजीटी के अंदर रहता है, और पीजीटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एक आपका जनरल सेक्शन बोला जाता है, जो कि पार्ट ए कहलाया जाता है, और एक आपका पार्ट बी यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपसे मांगा जाता है। हम यहाँ पर नर्सरी टीचर की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ए आपका जितने भी आपके DSS में वैकेंसी निकलती है सब में सेम होता है, जिसमें आपका 20 नंबर का स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर्स वो आपका 20 नंबर का पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है 20 नंबर का, इंग्लिश पूछा जाता है 20 नंबर का, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपसे 20-20 यानी कि 40 नंबर के पूछे जाते हैं। बट इस चीज में बिल्कुल भी ना रहिएगा कि जो अदर एग्जाम होते हैं जिसमें जैसे हिंदी आती है, जैसे इंग्लिश आती है, जैसा मैथ आता है, वो भी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो मैथ है वो बहुत अच्छे लेवल का आता है, रीजनिंग भी बहुत ही अच्छे लेवल की आती है, हिंदी और इंग्लिश भी बहुत ही अच्छे लेवल का आता है। जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स है ना, मतलब उसमें सबसे स्टैंडर्ड का एग्जाम आपका DSS का काउंट किया जाता है। तो सिर्फ अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी रहेगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, तब आपके ये क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पढ़ाई करेंगे। जो भी आपका स्टैटिक जीके, और जो देखो जीके जो होता है वो तो एक भंडार होता है जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो आप इस पर ध्यान तो दें, करंट अफेयर्स पर आप ज़्यादा ध्यान दें। बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये आपकी प्रैक्टिस से ज़्यादा होंगे। आप कंटेंट कर लो पहले प्रिपेयर, उसके बाद आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस इसकी करेंगे, तो ही आपके यहाँ पर बढ़िया नंबर काउंट ऑफ होंगे। ठीक है, तो ये आपका है जो कि पार्ट ए। इसके साथ साथ पार्ट ए जो है वो 40% पर क्वालिफाइंग होता है। अगर आप यहाँ पर 40% नहीं लाते हैं, कहने का मतलब ये है कि इस 100 नंबर में, इस 100 मार्क्स में अगर आपने मिनिमम 40 नंबर नहीं लिए तो आप यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं मैटर नहीं करता। अगर आपके यहाँ पर 40 से कम मार्क्स है तो आपका ये वाला पार्ट इवेलुएट नहीं किया जाएगा, उसको चेकआउट नहीं किया जाएगा। इसलिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग है वो ए और बी दोनों में 40% है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपने 40% ले लिया, इसमें आपने 40% ले लिया तो आपकी नौकरी लग गई है। वो डिपेंड करता है कट ऑफ क्या जा रही है। ठीक है, तो वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, जैसे सीटेट क्वालिफाइंग होता है, ऐसे आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आपके इसमें 40 से कम है मान लो, या फिर इसमें 40 से कम है, तो आपको वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, भले ही आप दूसरे पार्ट में कैसा भी परफॉर्म करें। समझ में आई इतनी सी बात? ठीक है, तो ये आपका 40% क्वालिफाइंग है, ये आपका 100 मार्क्स का हो गया है। अब बात करते हैं नर्सरी टीचर के लिए स्पेसिफिक बात करें तो पार्ट बी में आपसे क्या पूछा जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि हम पीआरटी का अगर पढ़ के चले जाएं तो क्या हो जाएगा। पीआरटी का अगर आप पढ़ के जाएंगे तो यहाँ पर आपका सफिशिएंट नहीं रहेगा,
क्योंकि वो 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए होता है और यहाँ पर आप पढ़ाने वाले हो 3 से 6 साल के बच्चों को जो बहुत छोटे होते हैं। तो आपको उसी से ही रिलेटेड चीजें यहाँ पर पूछी जाएगी। सो आपसे पूछा जाने वाला है ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये आपका ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जिसमें जो उम्र आपसे, जैसे मान लो भाई बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो आपसे किशोरावस्था के तो स्टेज के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, तो आपसे पूछे जाएंगे 3 से और 9 या 10 साल तक के बच्चों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उनको कैसे हैंडल करेंगे ना, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। तो आपको ECC से चीजें पूछी जाएगी। पेडागोजी ऑफ प्री प्राइमरी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, प्री प्राइमरी मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से कहीं ना कहीं 7, 8, 9, 10 साल तक के बच्चों के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन साइकोलॉजी के भी छोटे ही लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बट ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा आप जो PRT में चीजें पूछी जाती है, देखो यहाँ पर ना वो टीचिंग मेथड्स वाली जो चीजें है ना, वो सारी चीजें इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगर आपसे मैं कहूँ, अगर आप मेरे से पूछना चाहें कि आप बुक्स वगैरह क्या यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, तो यहाँ पर जितनी भी जैसे NCERT की जो है उन्होंने कुछ पेजेस वगैरह कुछ PDF वगैरह दी है, तो वो मैंने ढूंढी तो मुझे मिली है, मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी। तो ECC का हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी, और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है इसके ऊपर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो बुकलेट्स है, जो रिसोर्सेज है वो जारी करे हुए हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। तो आप उनको जरूर पढ़ के जाओ क्योंकि आपसे वहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप इधर उधर से जो भी आपको कंटेंट मिलता आप पढ़ ले, बट अननेसेसरी ना पढ़े। जैसे टीचिंग मेथड्स वगैरह यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो बड़े उसके हो जाते हैं, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा छोटे बच्चों को आपने कैसे हैंडल करना है। तो ECC को अच्छे से बिल्कुल ही पढ़ करके जाएंगे, जो मैं आपको टेलीग्राम पर इस वीडियो पे जस्ट वाच शेयर कर दूंगी, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी ECC वाला, ठीक है। इसके अलावा जो अर्ली चाइल्डहुड जो प्रारंभिक जो एक तरीके से कैसे बच्चों के साथ डील करेंगे ना, वो सारी चीजें जो बुकलेट्स है वो भी मैं शेयर कर दूंगी। तो आप ये सारी चीजें जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, इनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पर इनको कर सकते हो। पार्ट B जो कि आपका 100 मार्क्स का है, तो ये 200 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाएगा। अब इतना हो गया, अब आपको ना कट ऑफ पता होनी चाहिए कि भाई पहले क्या कट ऑफ रही है और अब आपकी क्या संभावना है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितना आपको टारगेट लेकर के चलना है, तब आप अपनी एक सीट यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कट ऑफ की बात करें तो ये आपकी जो है प्रीवियस ईयर पेपर की कट ऑफ है, ठीक है, प्रीवियस पेपर। और कौन सा पेपर? 2021 में आपका कंडक्ट किया गया था यहाँ पर 10वें महीने में, यानी कि अक्टूबर मंथ में, ठीक है। तो ये उसकी कट ऑफ है नर्सरी टीचर की, जहां पर जो आपका जनरल है अनरिजर्व जो कैटेगरी उसकी कट ऑफ गई थी 121 यानी कि 121 कट ऑफ आपकी UR की गई थी। OBC की गई थी 113.98, SC की गई थी 113.62, और देखो बराबर सी जा रखी है OBC की और SC की, और ST की गई थी 102 पे कुछ, EWS की गई थी 99 पे, और PH की गई थी 63.09। तो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो कब गई थी? आज से 2-3 साल पहले गई थी, ठीक है। तो अब कट ऑफ आपकी ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे मुझे तो 120 लाना है कि मेरा तो हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो टारगेट लेकर के चलना होगा, जो टारगेट आप लेकर के चलेंगे वो टारगेट लेके चलेंगे कम से कम 135 प्लस का टारगेट आप लेकर के चलेंगे, तभी आप इस कट ऑफ में आ पाएंगे। क्योंकि सबको पता है भाई अब जो चीजें हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं, कैंडिडेट्स अवेयर हो चुके हैं, पहले के कंपेयर में ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, सबके पास जो रिसोर्सेज है वो आने लगे हैं। ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो वो पढ़ करके जो कट ऑफ है वो अपने आप ज्यादा हो जाती है। तो आप लोग 120 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि किसके लिए पढ़ेंगे? 135 प्लस के लिए पढ़ेंगे, तब जाकर के आप कट ऑफ में अपना स्थान बना पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आज आपके साथ डिस्कस करा है। अब आपसे अगर मैं बताऊं कि एग्जाम कब तक पॉसिबिलिटी है, वैसे तो ऑफलाइन जो ऑफिशियल आएगा उसी पे ही बिलीव करते हैं, बट DSSB का एक रहा है हिस्ट्री कि ये ज्यादातर 2 महीने देते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं देते हैं। तो आपका जो एग्जाम है या तो मार्च एंड में देखने को मिलेगा आपको, या फिर आपका अप्रैल की स्टार्टिंग में तो 100% आपका ये एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि आपका एग्जाम जो है वो आपका मतलब कम ही टाइम अब आपके पास बचा है। अब आपको डेली बेसिस पर पढ़ने की जरूरत है, ऐसे नहीं करना है कि आज नहीं कल से स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ परसों से करता हूँ, वो नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर सीरियस होने की जरूरत है अगर आपको ये सीट चाहिए है तो,
ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इतना ही देखा है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.24 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिएगा। 0.24 की नेगेटिव मार्किंग DSSB में होती है। आई थिंक ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें टीचिंग में अगर बात करें तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, KVS वगैरह में भी नहीं होती। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कट ऑफ के बारे में, कौन भर सकता है, आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई अगर एक्स्ट्रा डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, मैं आपको कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग कोर्स को अगर नहीं किया है तो। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।